वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रिकी डॉक्टर। मैं हूं ब्रिजेश और मैं हूं प्रफुल्ल। तो जैसा कि आप लोगों का बहुत सारे कमेंट आए कमेंट सेक्शन में कि भैया कौन सा एटीएम कार्ड लेके आए, हम ट्रैवल करें, रशिया आए, फर्स्ट टाइम रशिया आ रहे हैं तो कौन सा एटीएम कार्ड यूज़ करें, पेमेंट कैसे होगा, ट्रांजैक्शन कैसे होगी और वहाँ पे पॉकेट मनी हम विड्रॉ कैसे करेंगे और मंथली एक्सपेंसेस कैसे मैनेज करेंगे। और मेनली यही क्वेश्चन था कि लोगों का कि कौन सा एटीएम कार्ड हम लेके आए यहाँ इंडिया से आते टाइम। तो प्रफुल्ल, आप कौन सा एटीएम कार्ड यूज़ करते हो? मैं तो डेबिट कार्ड यूज करता हूँ। डेबिट कार्ड ही सबसे बेस्ट है यहाँ पर, क्योंकि क्रेडिट कार्ड का तो कुछ है नहीं। और डेबिट कार्ड में भी ऐसा रहता है कि मास्टर कार्ड या फिर वीजा कार्ड लेकर के आना होता है ना। आप रुपी वाला जो रहता है कार्ड वो लेकर के नहीं आए तो ज्यादा बेस्ट है। अब डेबिट कार्ड तो ये तो होगी कार्ड की बातें। हाँ, एक बात और बता दूं यहाँ पे, वैसे एटीएम कार्ड लेते टाइम ये ध्यान रखना कि आप डेबिट कार्ड लेके आए और डेबिट कार्ड में भी वीजा और मास्टर कार्ड लेके आए। अगर रुपए कार्ड है, बैंक आपको रुपए कार्ड देता है, बोलता है कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन पॉसिबल है इससे, तो नहीं लेके आए क्योंकि यहाँ पे रशिया में रुपए कार्ड नहीं चलता है। और डेबिट कार्ड लेके आए जो भी वीजा या फिर मास्टर कार्ड हो। डेबिट कार्ड जो है वो अलग अलग, आपका मुझे नहीं पता आपका कौन सा बैंक है, पर मैक्सिमम लोग एसबीआई बैंक, एक्सिस बैंक, पंजाब बैंक, एचडीएफसी बैंक का यूज करते हैं। तो आप जब भी यहाँ पर आए तो जो भी आपका जो कार्ड है जिस भी बैंक से लिंक्ड है या जिस भी बैंक आप लेकर के आ रहे हो तो उसके साइट पे जाकर के एक बार आप ट्रांजेक्शनल चार्ज जरूर देख लेना कि किसका कम है या किसका ज्यादा है। मेनली तो एसबीआई का यूज करते हैं, करते थे पर अब नहीं करते। अब ज्यादातर इंडियन बैंक का करते हैं क्योंकि वो बहुत कम ट्रांजेक्शन चार्ज लेता है। एसबीआई का जो एटीएम कार्ड है वो अराउंड 5 to 5% चार्ज करता है। परसेंट क्या पहले बता दो, उनको समझ नहीं आएगा। जैसे कि आप समझ लो कि 10,000 इंडियन रुपीस में अपने अकाउंट में डालते हो एसबीआई के में, तो आप यहाँ पे विड्रॉ करोगे तो वैसे तो इंडियन रुपीस और इंडियन रूबल्स में ज़्यादा फर्क नहीं है, लगभग सेम ही चल रहा है फिलहाल तो। बट ये कि आगे पीछे हो सकता है। हाँ, आगे पीछे हो सकता है, प्लस माइनस 0.97 या फिर 1.1 भी हो सकता है कभी कभी। तो फिर वो जो ट्रांजैक्शन चार्ज है, अगर 10,000 पे जो एटीएम कार्ड चार्ज करता है, बैंक चार्ज करता है, वो है 5 to 5%, जिसमें से मैं एसबीआई का यूज़ करता हूँ पर्सनली और इंडियन बैंक यूज़ करता हूँ। तो मुझे सबसे बेटर लगा कि इंडियन बैंक का कार्ड लेके आए क्योंकि उसके सबसे ज़्यादा मिनिमल विड्रॉल चार्जेस है और ट्रांजेक्शन चार्जेस सबसे कम उसी के ही है। मैं लास्ट ईयर तक यूज़ करता था एक्सिस बैंक का, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता था। वो तो है। हाँ, अगर मैं 10,000 भी विड्रॉ करता था तो मुझे अराउंड 8,500 मिलते थे, जो कि बहुत कम थे। बट जब से इंडियन बैंक का कार्ड यूज़ करने लगा हूँ तो लगभग 250-300, इससे ज़्यादा चार्ज नहीं करता है। तो सबसे कम चार्जेस है इंडियन बैंक का कार्ड लेके आए। हाँ, और जो परसेंटेज वाला जो कॉन्सेप्ट है वो ऐसा है कि अगर आप 10,000 रुपये डालते हो तो आप सोच रहे हो कि यार 10,000 निकलेंगे, वो ऐसा नहीं है। ट्रांजेक्शन चार्ज जो कि वो बैंक लेगा जिस बैंक में आपने डाले और इंटरनेशनली ट्रांजेक्शन करोगे, जैसे 5%, 2%, 3%, तो आपको 10,000 का 3% निकाल लेना है। मतलब उतने तो आपके कटेंगे श्योर है। दूसरा कि उस समय इंटरनेशनल चार्जेस क्या चल रहे हैं, मतलब रूबल का रुपीस के साथ क्या चल रहा है, आपको वो भी कैलकुलेट करना होगा। फिर वहां से कम ज्यादा करना होगा, वो भी आपको उसमें ऐड करना होगा। उसके बाद उसके बाद यहाँ निकालने पे भी साथ कटते हैं ना। हाँ, तो एटीएम चार्जेस करते हैं। हाँ, जब यहाँ निकालोगे तो उसके भी 1.5 या 2% लगभग ऐसा कुछ चलता है। हाँ, एटीएम कार्ड अपना एटीएम विड्रॉल चार्ज भी चार्ज करता है यहाँ पे। तो आपको तीन जो चीज है वो आपको याद रखना होगा। पहला कि जिस बैंक में डाल रहा हूँ वो कितना ट्रांजेक्शन चार्ज लेता है, वो माइनस कर देना आपको 10,000 में से। उसके बाद जो इंटरनेशनल चार्जेस होते हैं कि रूबल का जितना चल रहा है इंडियन रुपीस के साथ, और या इतना कुछ चल रहा है ऊपर नीचे हो सकता है, आपको वो भी आपके 10,000 में से माइनस करना है। उसके बाद जब आप यहाँ एटीएम में अपना कार्ड डालोगे, पैसे निकालोगे तो भी अपना चार्ज लेगा, तो आपको वो भी उसमें से माइनस करना है। तो आपको 3 चीज को प्लस करके आपके 10,000 में से माइनस करना, उतने आपको यहाँ वो मिलेंगे। ऐसा ये है एक्चुअल कॉन्सेप्ट जो यहाँ पर चल रहा है पैसे निकालने का। और जो हमने आपको कार्ड जो बता दिया है वो तो खैर मैंने बता ही दिया है। उसके बाद वैसे यहाँ पे आया तो एक जिस भी बैंक से आपका कार्ड लिंक्ड है वो वाली सिम यहाँ पे ना लेके आए, क्योंकि आपकी इंडिया वाली सिम यहाँ पे वर्क नहीं करेंगी। जैसे कि आप कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो, ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे होगे या फिर मनी विड्रॉ करोगे यहाँ पे, या फिर नेट बैंकिंग यूज करके अगर आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो आप जानते ही हो कि OTP आता है, तो आपकी OTP की जरूरत पड़ेगी। अगर आप वो सिम यहाँ पे लेके आओगे और सिम नहीं चलने वाला है यहाँ पे, तो आपको OTP नहीं मिलेगा और ट्रांजैक्शन नहीं होगा। कोशिश करें कि आप जिस भी बैंक या फिर आपके इम्पोर्टेंट काम है जिस भी सिम से लिंक्ड है
वो सिम अपने पेरेंट्स या फिर अपने गार्डियंस को दे के आए, ताकि आप जब भी उनको कॉल करके अपना OTP ले सको और ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर सको। तो सिम यहाँ पे ना लेके आए। हाँ, पर वो ट्रांजिशन मतलब ये वाला ट्रांजेक्शन है कि आप किसी एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में कर रहे हो उस OTP के बाद है, पर अगर आप ATM कार्ड से निकाल रहे हैं OTP की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, ATM कार्ड से OTP की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर नेट बैंकिंग यूज करके, जैसे कि मेरा यहाँ पे लोकल में अकाउंट है गेन बैंक का अकाउंट। हाँ, गेन बैंक का अकाउंट है, वो अराउंड 2.6% का चार्ज करता है। तो आप इंडिया से डायरेक्टली अपने यहाँ पे लोकल अकाउंट में भी पैसे ट्रांसफर कर सकते हो। 2.6% वो चार्ज करेगा और बाकी जो भी कन्वर्जन रेट चल रहा होगा रुपल का और रुपीज में, वो चार्ज होगा। वो भी एक बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पे। हाँ, तो ये एक्चुअली इसको सिंपली कर देता हूँ मैं। जो मैंने आपको 3 बताया था जो माइनस करना, वो तो अपना हो गया इंडियन तरीके से, इंडियन बैंक के तरीके से। अब यहाँ का खुद के जो लोकल बैंक है, जैसे RNKB हो गया, गैंग बैंक हो गया, तो ये जो बैंक है हम यहाँ पर आकर के उसका अकाउंट खोल लेते हैं। उसके बाद उसका एक ATM कार्ड ले लेते हैं। ATM कार्ड लेने के बाद उसके जो भी ATM नंबर और जो भी नंबर्स होते हैं वो मतलब उसमें भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होते हैं हमारे इंडियन जो अकाउंट से, वहां से डायरेक्ट इसमें ट्रांसफर करने के। पर इसमें सिर्फ 2 चीजें माइनस होती है। पहला कि वो जो यहाँ का बैंक है वो कितना चार्ज लेता है, वो 2 या 3% समथिंग कुछ लेता है, आपको वो माइनस करना है। उसके बाद जो इंटरनेशनल जो चल रहा है ना कि रुपीज इतना है रुपल के साथ या रुपल इतना रुपीज के साथ, वो चार्ज, तो इसमें 2 चार्जेस होते हैं। तो आप इसमें 2 चीज माइनस कर सकते हो। तो प्रॉफिट वैसे इसी में देख सकते हैं। तो मेरा तो आपको यही रहेगा कि कोशिश करें कि अपना इंडियन बैंक में अकाउंट खुलवाए और इंडियन बैंक का वीजा या मास्टर कार्ड लेके आए, ताकि आपका मिनिमल चार्ज रखे। और हो सके तो एक एक्स्ट्रा कार्ड रखे इमरजेंसी यूज के लिए, कोई भी हो बैंक, HDFC हो, PNB हो या फिर SBI का भी रख सकते हो। एक्सेस बेस्ट है, तो बंद नहीं होता। हाँ, एक्सेस बंद नहीं होगा, बट उसके चार्जेस ज्यादा है। चार्जेस बहुत ज्यादा है, बट एक्सेस मैं रेकमेंड नहीं करूंगा। बट आपके पास है तो आप लेके आ सकते हो, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरीके से। बाकी नहीं तो फिर यहाँ पर आकर के आपका अकाउंट खुलवा देंगे। आपको सेकंड ऑप्शन पसंद है कि इतना ट्रांजेक्शन लग रहा है तो आप यहाँ पर कर लीजिए। आप मतलब दोनों ट्राई कर लेना। पहले बार जब भी आओगे तो आप ऐसा करना, एक बार अकाउंट से मतलब जो आपका मेन कार्ड है उसे निकाल के देख लेना, वहाँ कम कट रहे तो वो बेस्ट है। यहाँ अकाउंट अगर ज्यादा कट रहे तो यहाँ अकाउंट खोल लो, फिर यहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हो, अगर यहाँ कम है तो ये बेस्ट है। 2 ऑप्शन है आपके पास, या तो इंडिया का या तो फिर यहाँ का। सबसे बेस्ट है कि इंडियन बैंक का ATM कार्ड जरूर लेके आए। चलो, ये तो हो गई आपके कार्ड वार्ड की बात है। और अब आता है कि आप डॉलर या फिर रुपीस। हाँ, दूसरा ऑप्शन ये है कि आप इंडिया से डॉलर या फिर रूबल कन्वर्ट करवा के किसी भी फॉरेक्स करेंसी एक्सचेंजर से आप डॉलर एक्सचेंज करवा सकते हो और रूबल भी एक्सचेंज करवा सकते हो सके तो डॉलर्स में लेके आए, क्योंकि डॉलर का रेट इंडिया के कंपेरिजनली कभी कभी बेनिफिशियल भी होता है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे आके डॉलर को एक्सचेंज करवा सकते हो उसी अमाउंट को, और आप अराउंड $1000 भी लेके आ सकते हो, क्योंकि उसमें $1000 में अराउंड आपका पूरे साल का खर्चा आराम से निकल जाएगा यहाँ पे। तो डॉलर्स भी एक बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पे लेके आने के लिए। ठीक है, अब इसको स्प्लिट कर देते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर आओगे तो सबसे पहली बात होती है आपको फीस भरनी होती है। तो फीस भरनी होती है तो आप जिसके थ्रू आओगे वो कॉन्ट्रैक्टर वो जाने और आप जाने, वो आपका मैटर है, हमारा नहीं है। हम तो एक्स्ट्रा की बातें कर रहे हैं। तो फीस वाला जो डॉलर है वो आप देख लीजिएगा। उसके बाद जो तुम्हारे एक्स्ट्रा चीजें है वो हम बता देते हैं। जैसे हॉस्टल फीस हो गई, आपको मेडिकल करवाना होगा, आपको इंश्योरेंस करवाना होगा। ये तीनों चीजों के लिए मैक्सिमम कितना, $200-300 $200-300 उसमें लग जाते हैं। तो वो आप रिजर्व में लेकर के आइएगा। उसके बाद जो भी आप तुरंत आओगे तो अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो ये सब आपको नहीं करवाना है। जिस भी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू आ रहे हो आप वो सब करवा देंगे, इंक्लूड करेंगे। मैं तो बट आप जब सेकंड ईयर से आओगे, थर्ड ईयर, तो आप खुद तो ये सब कुछ आपको खुद को करवाना पड़ेगा। इंश्योरेंस, हॉस्टल फीस खुद को पे करनी पड़ेगी, हॉस्टल फीस खुद को पे करनी पड़ेगी, यूनिवर्सिटी फी खुद को पे करनी पड़ेगी। तो बाकी ये सब चार्जेस आपको खुद को मैनेज करने पड़ेंगे। अगर आप फर्स्ट ईयर में आ रहे हो तो ये सब डॉक्यूमेंटेशन का काम आपके कॉन्ट्रैक्टर या जिसके भी थ्रू आ रहे हो वो करवाएंगे। तो इसकी टेंशन लेने की आपको जरूरत है नहीं। बट आप इसका ध्यान रखें कि आप अपना मंथली एक्सपेंसेस मैनेज करने के लिए पहले से तैयारी करके आए। मंथली एक्सपेंस की बात करते हैं तो अगर आप 3 कैटेगरी के लोग आते हैं यहाँ पर। एक तो लोअर उसके फैमिली के होते हैं, एक मिडिल ईयर का अपर वाले तो मैक्सिमम बहुत कम ही आते हैं। लोअर वाले जो आते हैं वो मैक्सिमम 10,000 के लगभग निकाल पाते हैं, 9,000 के लगभग निकाल पाते हैं। लिटरली बताऊं, काम हो जाता है। शुरू में आप आओगे आपके थोड़े से खर्चे ज्यादा होंगे, क्योंकि आप यहाँ तो आपको मैट्रेस बेडशीट या फिर आपके जो भी वगैरह बहुत काफी खर्चे हो जाते हैं। तो फर्स्ट 1-2 मंथ्स में आपका खर्चे होंगे, बट वो 15,000 तक पहुंच गया, ठीक है, आपको टेंशन नहीं लेना, क्योंकि आगे जाकर के फिर आपके एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि आप समझ जाएंगे कि यार ये मेरे काम की चीज है ही नहीं। पर्सनली मैं अपना एक्सपेंस बताऊं तो मेरा 10,000 में कंप्लीट हो जाता है मंथली। लोग बोलते हैं कि 15,000 20,000, ऐसा नहीं है।
8 to 10,000 सफिशिएंट होता है मंथली मैनेज करने के लिए, आराम से हो जाता है। और उसके बाद आते हैं मिडिल क्लास लोग, वो निकालते 12,000 है, 13,000 ऐसे कुछ निकालते, तो वो उनके ज्यादा जो चीजें होती है, जैसे उन्हें कपड़े लेने का शौक है, जूते लेने का शौक है, तो इसके लिए। और जो बहुत ज्यादा होते हैं वो अपने लिए कार वगैरह भी यहाँ ले लेते हैं, वो उनके लिए है। तो हम ज्यादातर बिलोंग तो मिडिल क्लास या फिर उससे थोड़े लोअर टाइप के लोग आते हैं, तो 10,000 या 8,000 मतलब मैक्सिमम 10,000 आप लेकर के चलो, इतने में हो जाता है। और डॉलर की जो हम बात कर रहे, सॉरी बीच में रुक गए थे, तो डॉलर की बात करें तो वो तो जो पहला साल आपका होगा तो सब कॉन्ट्रैक्टर या जिसके भी थ्रू आप आ रहे हैं वो संभालेंगे। मैं तो आपकी पर्सनल एक्सपेंसेस की बात कर रहा हूँ, तो उसमें आप डॉलर लेकर के आ जाएंगे तो बेस्ट है। अगर आप चाहते हो तो लेकर के आ जाइए, कार्ड लेकर के आ जाइए, आपके ऊपर डिपेंड है। मंथली एक्सपेंसेस अराउंड 120 to 130 डॉलर्स में कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। हाँ, 120-130 डॉलर कर लो, 10 महीना रुकना, उससे इंटू कर लो, और उसके बाद आपका पता चल जाएगा कितने डॉलर मेरे को लेकर के जाना है। $1,000 में लगभग हो जाता है कंप्लीट। अब बात रही कि एयरपोर्ट से लाने देंगे कि नहीं देंगे, तो जितना मुझे इतना पता है कि अपर लिमिट 6,000 तक की है। ठीक है, 6 to 7,000 हाँ, एक स्टूडेंट डॉलर कैरी कर सकता है आराम से। बट ये ध्यान रखें कि आप जब भी अगर डॉलर या फिर रूबल अगर इंडिया से एक्सचेंज करवा के आ रहे हो तो उसका बिल अपने पास जरूर रखें। और हाँ, कैश को अपने लगेज में ना रखें, अपने जो हैंड बैग है उसी में कैरी करें, क्योंकि जो सिक्योरिटी चेक इन पे होगा, जब आपका लगेज स्कैन होगा तो वहाँ पे वो लोग पकड़ लेंगे और फिर आपसे सवाल जवाब किए जाएंगे। बट प्रॉब्लम नहीं होगी, बट ये कि कोशिश करें कि लगेज में ना रखे। कई बार होता है कि लगेज में आपने कैश रख दिया और लॉक टूट जाते हैं, और जब आप यहाँ पे आके लगेज खोलते हो तो आपको पता चलता है कि लगेज में तो पैसे ही नहीं है। तो इससे अच्छा बेटर ये है कि अपने हैंडबैग में कैरी करें पैसे, और अपना बिल साथ में रखें। जिस भी फॉरेक्स से या फिर इंडिया में अगर जो भी पैसे लेके आ रहे हो उसका बिल साथ में रखें। बिल्कुल, वो बिल साथ में रखना बहुत जरूरी है। और आपको बता तो दिया, एक्सपेंसेस बता दिया हमने, और आपके फीस का भी हमने बता दिया है कि फीस। और हाँ, फीस आप सोच रहे होंगे कि फीस कैसे भरेंगे, क्या नहीं भरेंगे। मैं लिटरली बताऊं, उसके से आप एक बार फीस भरने जाओगे, किसी के भी साथ चले जाओगे, एक बार में सीख जाओगे। कुछ है ही नहीं। बैंक में जाओ, या मतलब पहले डीन ऑफिस में जाओ, वहाँ पर अपना नाम बताओ, अपना ईयर बता दो, या फिर अपना स्टूडेंट कार्ड दिखा दो, वो तुम्हें एक पर्चा दे देगा छोटा सा, अपना पासपोर्ट लेके जाओ, और फिर यूनिवर्सिटी अपनी फीस रिसिप्ट देगी, तो फिर वहाँ से रिसिप्ट लेके बैंक में जाओ। बैंक कुछ नहीं बोलना, बस जाकर के दे दो और पैसे दे दो। वहाँ एक डिस्प्ले लिखा रहेगा आप कितने पैसे देना, आप वो दे दो, पे हो जाएंगे। वहाँ से एक रिसिप्ट आपको मिल जाएगी। वही रिसिप्ट लेकर के आपको वापस, जिसने रिसिप्ट दी डीन ऑफिस में, उसके पास जाना है। वही पेपर होगा, उस पे एक साइन मार दी। इसमें आप यूनिवर्सिटी के अकाउंट में डायरेक्टली भी पे कर सकते हो। यूनिवर्सिटी का लिंक है, वेबसाइट है, तो फिर वहाँ पे भी ज्यादा पे कर सकते हो। ये तो आपका ये सेकंड ईयर से, मतलब फर्स्ट ईयर में हाँ, फर्स्ट ईयर का आपको कुछ नहीं करना है। फर्स्ट ईयर में आपको कुछ भी नहीं करना, फर्स्ट ईयर में आपको आना है और रहना है बस, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्टर का काम है, वो आपका सब कुछ संभालेगा जो भी है। ठीक है, सेकंड ईयर से आपको खुद ही करना होगा, और लिटरली बताऊं, आप खुद ही सीख जाओगे। कुछ जरूरत इतना टिपिकल नहीं है, क्योंकि हमें भी किसी ने सिखाया नहीं था कि हम भी खुद ही जाके सारा कुछ सीखें। टेंशन मत लेना। और फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना कि भैया मेरे को ये समझ नहीं आया, वो समझ नहीं आया। कोशिश करेंगे उसको। अगर आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरीज हो, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप व्हाट्सएप या फिर इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो आपकी क्वेरीज सॉल्व की जाएगी। हाँ, वो जो भी क्वेश्चंस होंगे। और ये तो मतलब बैंक तक पहुंच गए थे, बैंक से रिसिप्ट ली, वहां ली, साइन करा दी, मतलब आपकी फीस भर गई। हॉस्टल फीस भी सेम ऐसी ही भरी जाती है। हॉस्टल फीस ये फीस होगी, तो मतलब मेन हेडेक तो यही होता है ना, तो मेन हेडेक निकल गया। बाकी तो आपके खर्चे वर्चे तो एकदम बढ़िया है, सब टेंशन वाली बात नहीं। तो इस तरीके से है। तो ये हो गया हमारा खर्चे की पूरी बात। 3-4 जगह खर्चे होते हैं ज्यादातर तो वही हमारी ग्रोसरी वगैरह क्या लेनी है, ग्रोसरीज में खर्चे आराम से हो जाता है। यहाँ पर आजू बाजू बहुत सारे स्टोर्स है, मतलब फूड है या ब्लैक ऐसे नाम है स्टोर्स के, वहाँ जाकर के आप सामान ले लीजिए, सब सामान मिल जाएगा आपको। अगर फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो फिर विंटर के लिए भी शॉपिंग करनी पड़ेगी, तो विंटर जैकेट, विंटर बूट्स बताया ना, पहले समय में खर्चा तो होगा ही होगा। फिर आप धीरे धीरे सेटल होने लगेगा तो खर्चा अपना धीरे ऑटोमेटिकली आपके कम हो जाएंगे यहाँ पे। ये तो आपके हाथ में, आप कितना करोगे। 8,000 7,000 मेरे को लगता है 7,000 में भी आप खड़ा लोगे करना चाहे तो। अगर करना चाहो तो फिर आराम से कर लेंगे। 8 to 10,000, मैक्सिमम 12 to 15,000 जाता है, इससे ज्यादा नहीं जाता। और अगर आपको ये भी पूछना है कि क्या क्या पैकिंग वैकिंग करके लाना, आप कमेंट में कर दीजिए, हम बता देंगे। अगर आपको ये जानना है कि फर्स्ट टाइम रशिया ट्रैवल कर रहे हो तो क्या चेकलिस्ट में, क्या लगेज में हम लोग कैरी करें, उसके लिए भी आप वेट किए।
अगली वीडियो उसी का ही है। हाँ वो भी बना देंगे, हाँ। ऐसा नहीं है। और अगर आपको एक्स्ट्रा कुछ पूछना भी हो तो पहले कमेंट में कर दीजिए, ताकि हम उसको कमेंट पहले सेक्शन क्लियर में कर जाके दें। आप कमेंट कर सकते हो, या फिर पर्सनली आप व्हाट्सएप या फिर इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। हाँ, और अगर आपको स्टडी से रिलेटेड पूछना है कि कैसा कोर्स है भैया, कैसे प्रैक्टिकल कैसा होते स्टडी हैं, पैटर्न है रशिया में, तो वो भी किस तरीके से क्या आप है, जान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। एनएमसी बिल के हिसाब से, या फिर वापस इंडिया में एग्जाम कैसे देना वो है, सब चीज के लिए वो सब चीज के नेक्स्ट लिए हम वीडियो दूसरी वीडियो में प्रिपेयर बना कर रहे देंगे। हैं। उसके लिए भी आप इसी में कमेंट कर दीजिए कि आपके क्या मेन सवाल हो सकते हैं, तो हम उसी में एक ही बार में कवर कर देंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो थैंक यू, थैंक यू। प्लीज कमेंट करिएगा।